मायोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस था? कॉनकेव। उसमें क्या होता था? ड्यू टू अलोंगेशन ऑफ द आई लेंस इमेज हेड फॉर्म होती थी। हाँ, मतलब रेटिना से थोड़ा आगे इमेज फॉर्म होती है। फिर हाइपरमेट्रोपिया को कैसे सॉल्व करेंगे? हाइपरमेट्रोपिया को सॉल्व कैसे करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। और उसका रीज़न क्या होता है? ड्यू टू श्रिंकिंग ऑफ द आईबॉल। इतना हमको पता है, सिंपल। तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है? ये दोनों ग्रेजुअली एक साथ हो जाते हैं। तो कौन सा लेंस यूज़ होगा? ऐसा लेंस हमने देखा हुआ है, एजेड लोगों के चश्मे के अंदर ऐसे दो लेंस होते हैं। ये नीचे वाला जो लेंस है वो सॉल्व करता है आपका हाइपरमेट्रोपिया, और ये ऊपर वाला जो लेंस है वो आपका सॉल्व करता है मायोपिया। अब तो प्रेस बायोपिया कैसे होता है, फिर उसमें क्या प्रॉब्लम होता है, तो कि भाई दोनों प्रॉब्लम एक साथ होते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए यू विल यूज़ बाईफोकल लेंस। यहाँ तक हमने लास्ट टाइम ख़त्म किया था। इन टेक्स्ट में कोई क्वेश्चन में डाउट है? वो पावर ऑफ लेंस किसी ने फाइंड किया, उसमें प्रॉब्लम कुछ है? सबको समझ में आ गया वो लेंस? तो कौन सा डाउट था जो फिर से पढ़ाना था? वो क्या नाम था उसका? अरे डाउट नहीं, मतलब मैं ना पिछले लेसन 2-3 लेसन में एब्सेंट थी, तो थोड़ा सा ठीक है। पंसू एक नाम। एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। टॉपिक ख़त्म करने में कुछ बाकी है नहीं। देखो, फर्स्ट टॉपिक हमने सीखा था, ये जो स्पेक्ट्रम होता है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, उसमें से एक पोर्शन होता है विजिबल लाइट्स। तो विजिबल लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो वीबीआर स्पेक्ट्रम होता है। उसमें सबसे पहला थियरी था हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। कौन सा हमने आज तक पढ़ा हुआ है? लास्ट चैप्टर में 10th चैप्टर में हमने क्या पढ़ा हुआ है? रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। और ग्लास स्लैब में क्या होता था? तो कि भाई जल्दी कंपेयर करें, तो एक परपेंडिकुलर होगा, लाइट आएगी, रेयर टू डेंसर जाएगी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर डेंसर टू रेयर तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। फिर ये जो डेविएशन आ गया उसे बोलते हैं लैटरल शिफ्ट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अब प्रिज्म जो है वो ग्लास का ही बना हुआ होता है, इसमें कोई शक किसी को? तो ग्लास का ही बना हुआ प्रिज्म है, तो सिमिलर ऐसा ही डायग्राम बनेगा इसके साथ भी। तो अगर एक लाइट इंसिडेंट कराते हैं प्रिज्म के सरफेस पर, तो एक परपेंडिकुलर होगा, लाइट आई एयर से गई ग्लास में, तो क्या हुआ? रेयर से डेंसर मीडियम में, तो क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद अब ग्लास में से कहाँ जा रही है? एयर में, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इसमें सीखना क्या था हमको? तो कि भाई थोड़े नए नोमेनक्लेचर्स इसमें इंट्रोड्यूस हुए। क्योंकि सबसे पहले इंसिडेंट रे, सपोज उसका नाम दे दो AB, नॉर्मल टू द सरफेस, वो इंसिडेंट हुआ इस एंगल से, यहाँ पे वो रिफ्रैक्ट हुआ इस एंगल पे, यहाँ से वो रिफ्रैक्टेड एंगल अगेन इंसिडेंट हुआ दूसरे सरफेस पे, इसको नाम दे दो PQR। तो इसमें लिख सकते हैं कि AB रे स्ट्राइक्स द PQ सरफेस विद द एंगल I एंड रिफ्रैक्टेड इनसाइड द प्रिज्म विद एंगल R। रिफ्रैक्टेड रे को नाम दे दो BC। नाउ BC का जो इमर्जेंट रे है CD, वो कौन सा एंगल बनाएगा? इमर्जेंट एंगल। इतना हमने सीखा हुआ है। तो CD जो रे है उसे क्या बोलेंगे? इमर्जेंट रे। बस ये कुछ नए नाम थे जो हमें यूज़ करने थे। अब क्या करना है कि भाई ये ओरिजिनली तो ऐसे जाने वाला था, इसको आगे थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। तो दिस वाज द ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे AB। इसमें हुआ क्या? तो कि ये यहाँ चला गया। तो सिमिलर इसमें ध्यान से याद करें तो ये उसका ओरिजिनल पाथ था, उससे वो ग्लास स्लैब को बीच में आने की वजह से उसको इतना डेविएशन मिला, उसको बोलते थे हम लेटरल शिफ्ट। यहाँ पे इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कोई एंगल बनेगा जिसे हम बोलेंगे डेविएशन एंगल डेल्टा। बुक में शायद कैपिटल D नाम दिया है, तो हम कैपिटल D से डिनोट करेंगे। इसका मतलब होता है डेविएशन एंगल
उसका मतलब क्या हुआ, तो क्या भाई प्रिज्म की वजह से आपका रे जिस तरफ जाने वाला था उससे वो जितने एंगल पे डेविएट हो गया, दैट विल बी कॉल्ड डेविएशन एंगल फॉर ऑफ द प्रिज्म। फिर प्रिज्म का खुद का एंगल यहाँ पे होता है प्रिज्म एंगल, उसका कुछ नाम दे दो एक्स, इसे बोलते हैं प्रिज्म एंगल। ये डेविएशन एंगल, ये इमर्जेंट एंगल, ये इंसिडेंट रेज है तो इंसिडेंट एंगल, यहाँ रिफ्रैक्ट हुआ तो रिफ्रैक्टेड एंगल। फिर ये बी सी जो रे है वो अगेन इस पी आर सरफेस के लिए अगेन इंसिडेंट रे बन जाएगा। फिर यहाँ से वो लाइट इमर्ज कर रही है, पूरा ऑब्जेक्ट ख़त्म करके लाइट इमर्ज कर रही है तो इसका नाम पड़ जाएगा इमर्जेंट रे। सिंपल, कोई डाउट किसी को? नाउ ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर लाइट का एक अनदर फिनोमिना हमको देखने को मिलता है जिसका क्या नाम था? डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन का इंग्लिश मीनिंग हमने क्या समझा था? टू ब्रेक इनटू। टू ब्रेक इनटू मतलब ड्यू टू प्रिज्म रास्ते में आ गया, उससे क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो कुछ देखने को नहीं मिला था जब ग्लास लैब में हमने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ग्लास लैब में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब प्रिज्म में करके देखा तो डिस्पर्जन नाम का एक फिनोमिना हुआ। अब डिस्पर्जन जो फिनोमिना है वो किस पर्टिकुलर फिनोमिना पे बेस्ड है? रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन? तो रिफ्रैक्शन का ही अपग्रेडेड फॉर्म माना जाता है डिस्पर्जन। मतलब डिस्पर्जन को एक्सप्लेन कर सकते हैं रिफ्रैक्शन से, सिंपल। तो अब उसकी थियरी समझते हैं कि ड्यूरिंग द सेम प्रोसीजर क्या हुआ था। तो कि जब लाइट इंसिडेंट हुई तो प्रिज्म की वजह से रिफ्रैक्शन के साथ साथ जो वाइट लाइट आई थी उस वाइट लाइट का डिस्पर्जन हो गया, वो ब्रेक हो गई इन द 7 डिफरेंट कलर्स। कौन से कलर थे? वी से लेके आर तक विबग्योर का स्पेक्ट्रम बना पूरा। फिर यहाँ से सिमिलरली वो बाहर निकलेगी ऐसे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे भी एक नॉर्मल, यहाँ पे भी एक नॉर्मल। बाहर एक स्क्रीन रखी होगी तो स्क्रीन के ऊपर हमें वो पट्टे ऐसे स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिल जाएंगे। वो कैसे होगा? वी आई बी जी वाई ओ आर। इसका मतलब क्या हुआ? वी से लेके आर तक। अब हमें क्या समझना है इसमें? हाँ, डेविएशन इसका देखो तो ये उसका ओरिजिनल पाथ था वाइट लाइट का जाने के लिए। अब यहाँ से ये एंगल देखोगे तो वो कम आएगा, यहाँ से इसको एक्सटेंड करके मैं टच कराऊंगा तो एंगल बहुत बड़ा आएगा। समझ में आ रहा है? तो डेविएशन एंगल ऑफ वायोलेट विल बी ग्रेटर देन डेविएशन एंगल ऑफ रेड। तो रेड कलर का सबसे कम डेविएशन हुआ और वीक मतलब वायोलेट कलर का सबसे ज़्यादा डेविएशन हुआ। तो इस थियरी को लिखते कैसे हैं? तो कि भाई सबसे पहले डायग्राम बनाओ। हमारी जो पैटर्न है सालों से चली आ रही है, डायग्राम बनाओ। डायग्राम के बाद डिस्क्रिप्शन लिखो। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखोगे? जो डायग्राम में आपने बनाया है वही लिखना है कि रे आया, रे परपेंडिकुलर पे स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वो रेयर से डेंसर में जा रहा है तो उसके साथ क्या होगा, वो सब हमने लिख दिया। फिर हमने लिखा कि उसके ओरिजिनल पाथ को अगर मैं एक्सटेंड करता और जहाँ वो निकल चुका है इमर्जेंट रे को मैं अगर पीछे एक्सटेंड करता तो मुझे एक एंगल मिलता, उस एंगल को बोलेंगे डेविएशन एंगल। ऐसे हम डेविएशन एंगल का डेफिनेशन लिख देंगे। तो इतना हमारे पास कंटेंट क्लियर है। सिमिलर यही चीज़ को वहाँ लिखना है, पर वहाँ चेंज क्या होगा कि ऐसा करने से रिफ्रैक्शन के साथ साथ देयर वाज अनदर फिनोमिना विच इज़ कॉल्ड डिस्पर्जन। डिस्पर्जन की वजह से वाइट लाइट वाज ब्रेकन इनटू 7 डिफरेंट कलर्स। वो कौन सा स्पेक्ट्रम हुआ? विबग्योर स्पेक्ट्रम। अब असल में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि देयर आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम देख नहीं सकते हैं पर लाइट को हम देख सकते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक ही स्पेक्ट्रम का पोर्शन ऐसा है जिसे हम देख सकते हैं। इसको याद करने के लिए ऐसा कुछ सिखाया था कि रेडियो को माइक्रोवेव में डाल देना है तो क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा। फिर उसको ओपन करेंगे तो हमको दिखने लगेगा। उसके बाद क्या था? विजिबल लाइट के बाद एक्सरे, गामा रे। तो ऐसा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सबसे पहले होते हैं रेडियो वेव्स, उसके बाद होता है माइक्रोवेव्स, उसके बाद होता है इंफ्रारेड रेस। ये सब सिलेबस के बाहर का है, ओनली फॉर नॉलेज। उसके बाद इंफ्रारेड के बाद होता है विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम विच इज़ योर स्पेक्ट्रम। उसको मैंने क्यों बताया था कि विजिबल लाइट की जो स्पेक्ट्रम है उसका वेवलेंथ क्या होता है?
400 to 800 नैनोमीटर्स, मतलब 400 की तरफ कौन सा कलर होगा, वायोलेट इंडिगो, और 800 की तरफ कौन सा कलर होगा, रेड कलर होगा। ये हमको इतना समझ में आ गया। फिर विजिबल लाइट के बाद एक्सरे और गामा रे की तरफ गए। नहीं, इसके पहले एक और आएगा यूवी लाइट, विजिबल यूवी, एक्सरे एंड गामा रे। ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो गया। तो विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम 400 से 800 नैनोमीटर में उसका लैम्बडा पड़ता है। फिर उस वक्त हमने डिस्कस किया था कि एक्सरे किसी ने लाइफ में कराया है, क्या नाम था तेरा? आदित्य। आदित्य ने अभी अभी उंगली तोड़ाई है तो उसको पता है कैसे हो सकता है। तो एक्सरे कैसे होता है, गैमा रे, हम नहीं चाहेंगे किसी को गैमा रे लेने पड़े जीवन में। गैमा रे कहाँ यूज़ होते हैं, तो कि वो हाईली एनर्जेटिक रेज होते हैं। वो कैंसर सेल्स को तोड़ने के लिए जो कीमोथेरापी होती है उसमें गैमा रे का यूज़ होता है। मतलब कभी सुना हो आपने कि कीमोथेरापी ले रहा है ये इंसान, उसका मतलब क्या हुआ कि उसको जहाँ पे भी कैंसर है वहाँ पे वो गैमा रे का रेडिएशन दिया जाता है। वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं ताकि वो कैंसर के सेल को तोड़ सके। हमारे सिलेबस में कौन सा स्पेक्ट्रम है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम। तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए कि भाई ये वेवलेंथ पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद आज जो हम सीखने वाले हैं, विच विल बी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एक टॉपिक बाकी बताइए सुबह की। हाँ, सौदाમાં ચેન્જ થઈ ગયો ને, હવે એવું બી નહીં કીધું, તમારે આંદોલન કરવું પડશે। देखो इसके बाद क्या है कि ये फिनोमिना नेचुरली हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कि नेचुरली हमको ये देखने को मिलता है रेन ड्रॉप के अंदर। जो बारिश गिरने के बाद जो मॉइस्चर रहता है, उस मॉइस्चर का काम एक्चुअली ऐसा ही होता है, वो ऐसा रिफ्लेक्शन करवाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं उसको, या रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। अगर ये ड्रॉप है तो वो ड्रॉप क्या करेगा, एक ऐसे पर्टिकुलर एंगल पे लाइट उसको स्ट्राइक करेगी कि वो ब्रेक हो जाएगी और वो बाहर ऐसे भी निकलेगी। तो इस वजह से हमें रेनबो दिखता है। और क्या था, एक न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन सीखना था हमें। न्यूटन का ऑब्जर्वेशन क्या है, डिस्पर्जन अगर पूछते हैं तो इतना ही लिखना है। फिर अगर पूछे कि एक्सप्लेन डिस्पर्जन एंड न्यूटन्स ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या करेंगे, दो प्रिज्म बनाएंगे। ये सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किसने लिया था, न्यूटन ने। वाइट लाइट को 7 कलर्स में ब्रेक करने का जो आइडिया था वो न्यूटन का था। उसको क्या देखने को मिला कि अगर एक प्रिज्म रखते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है 7 कलर्स के अंदर। तो उसने सोचा कि इसके पाथ में अगर मैं एक उल्टा प्रिज्म रखूं तो क्या होगा, तो प्रिज्म उसको वापस से मिला करके एक सिंगल वाइट लाइट की बीम में वापस बाहर छोड़ देगी। मतलब सीधा प्रिज्म अगर डिस्पर्जन करता है तो उल्टा प्रिज्म उस डिस्पर्सन को वापस से उल्टा करके वापस वाइट कलर बना देगा। उस वक्त हमने ये भी डिस्कस किया था कि वाइट कलर के जो यूनिफॉर्म होते हैं ब्राइट स्कूल के, अंबे स्कूल के भी वाइट है। ओके, હું બ્રાઇટમાં હતો એટલે મને વધારે પ્રેમ છે બ્રાઇટ જોડે, તો બ્રાઇટ સ્કૂલ में અંબાલાવાલી બ્રાઇટ, हाँ બસ બસ લાગે જ તને એવું લાગે જ કોઈ રીતે એવું બરબાદ થયું એવું। तो वाइट कलर में एक हम वो क्या एग्जाम्पल लिया था, वो उजाला वाला, जो वो गड़ी गड़ी करनी, આપણે कहिए गड़ी करिए तो मतलब गड़ी वो ब्लू कलर का कुछ आता है ना, क्या बोलते हैं उजाला, तो कंपनीનું નામ છે, એને આપણે ગળી કરીએ એવું બોલીએ ગુજરાતીમાં। ऐसे ऐसे कहीं नहीं। तो उसमें क्या होता है, वो भी एक जनरल नॉलेज की बात हमने करी थी कि भाई लाइट जो है, वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर है। वाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर्स का मिक्सचर है, इसमें किसी को डाउट? तो वाइट शर्ट जो हम पहनते हैं वो भी एक्चुअली वाइट एंड ब्लैक आर नॉट कलर्स। फिर क्या होता है कि भाई उसमें ये वाइट कलर 7 कलर का कॉम्बिनेशन है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो अभी 7 कलर में से कोई कलर
ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम अगर वो हम डिटर्जेंट यूज़ करते रहते हैं तो डिटर्जेंट उसमें से कुछ पिगमेंट्स को निकाल देता है, तो कुछ पिगमेंट्स उसमें कम हो जाते हैं। कौन से पिगमेंट कम होते हैं? तो वायोलेट, इंडिगो, ब्लू वाले। तो वो ब्लू कलर का जो हम उसमें डालते हैं उजाला, तो उससे क्या होता है, वो वापस थोड़ा वाइट कलर में आ जाता है। समझ में आ गया? तो वो थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ है। प्रैक्टिकल यूज़ क्यों सीखना होता है? मैंने आपको बताया है कि 10th क्लास की जो NCERT है उसमें आपको ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग वगैरह सब सिखाते हैं कि कितना ब्लड प्रेशर नॉर्मल इंसान का होना चाहिए। तो बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से और फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से अगर 10th का बच्चा अच्छे से 10th पढ़ता है तो उसको लाइफ में कॉमन सेंस तो आई जाएगी कि ऐसे चीज़ों को ऐसे यूज़ करते हैं या ऐसा करते हैं। समझ में आ रहा है? बस। तो और आज कौन सा टॉपिक है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। કયું પરસેન્ટેજ વાળું? तो આપણે एग्जाम्पल લીધું હતું, એવું गारंटी थोड़ी। एग्जाम्पल क्या लिया था कि सपोज 7 कलर्स का जो कॉम्बिनेशन है विबग्योर का, VIBGOUR 100% की कॉम्बिनेशन में वो लोग है, तो 100/7 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 14 पॉइंट समथिंग। तो हर एक कलर का जो कंट्रीब्यूशन है वाइट कलर को बनाने के लिए वो 14% में होगा। 7। अब ये V से लेके R तक। अब सपोज ब्लू कलर यहाँ से इतना पोर्शन डिटर्जेंट की वजह से कम हुआ और कम हो करके वो पहुँच गया 7% के आसपास उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो उजाला वाला लिक्विड उसमें डालने से क्या हुआ, वो उसको रिचार्ज करके वापस 14% में कन्वर्ट कर देगा। पर हमको सीखना पड़ेगा, उसमें जो लिखा हुआ होता है कि भाई एक कपड़े में इतना ml ही यूज़ करो, थोड़ा यूज़ करके देखना पड़ेगा पहले। समझ में आ रहा है? पूरा एक साथ डाल दोगे तो वो शर्ट ब्लू कलर का हो जाएगा। ऐसा भी होता है। तो थियरी को लिखते कैसे? डायग्राम, डिस्क्रिप्शन, उसके बाद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में क्या आता है? देखो भाई डिस्पर्जन की बात कर रहे हैं तो डिस्पर्जन का डेफिनेशन होगा, इसकी बात कर रहे हैं तो इसका डेफिनेशन। इसमें 2 डेफिनेशन होंगे, एक डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्जन एज अ फिनोमिना और एक और डेफिनेशन होता है स्पेक्ट्रम का। ये सब मैंने लास्ट टाइम लिखाया हुआ है, जिसने नहीं लिखा है उसको किसी और की बुक लेके लिख लेना।